भूमि अधिग्रहण और वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे को लेकर समाज सेवी अन्ना हजारे 2 अक्टूबर से दिल्ली में आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। लेकिन इस बार के आंदोलन की खास बात यह है कि अन्ना आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों से स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट लेंगे कि वो कभी राजनीति में शामिल नहीं होंगे। जी हां, अन्ना के आंदोलन में और क्या कुछ खास होगा, अन्ना का ये आंदोलन किस तरह अलग होगा, केजरीवाल और मोदी के बारे में अन्ना क्या राय रखते हैं, इस बारे में एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित ने अन्ना से खास बातचीत की है। 2 अक्टूबर को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है और इन्हीं जवानों और किसानों के मुद्दे को लेकर समाज सेवी अन्ना हजारे फिर एक बार आमरण अनशन पर उतरने वाले हैं दिल्ली में। अन्ना हजारे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। अन्ना जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने इस बार अनशन के लिए ये दोनों मुद्दे ही क्यों चुने? ये दोनों मुद्दे इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज सरकार उन्हीं किसानों की जमीन उनको बिना पूछे एक्वायर करने जा रही है। भूमि अधिग्रहण बिल कम से कम लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता वो जमीन के मालिक है, कम से कम उनको पूछना तो चाहिए कि हम इस काम के लिए आपकी ज़मीन लेना चाहते हैं। जो 5 मुद्दों को लेकर हजारों हेक्टर ज़मीन जो एक्वायर होने वाली है, वो किसानों को बिना पूछे एक्वायर होने वाली है। तो ये बात फिर अंग्रेज की हुकुमशाही और इनमें क्या फ़र्क है। दूसरी बात ये है कि आज हमारे देश की जनता रात को आराम से सोती है। उसका कारण हमारा जवान वहाँ सीमा पर जाग रहा है। वो बर्फ़ में है, लेह लद्दाख जैसे एरिया में बर्फ़ में रात दिन खड़ा है वो। तो इसलिए ये दोनों मुद्दे मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं। इसी तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आप वन रैंक वन पेंशन की बात कर रहे हो। आपने जो प्रधानमंत्री को खत लिखा है उसमें जिक्र किया है। क्या लगता है आपको, सरकार जो है क्यों इम्प्लीमेंट करने में देरी कर रही है? जो भी उसने वादा किया था, पार्टी ने, बीजेपी ने सत्ता में आने के पहले जो वादा किया था। जब इलेक्शन आया था और इलेक्शन के लिए चुनाव की सभाएं हो रही थी, उस टाइम पर हम आज की सरकार ने बार बार ये आश्वासन दिया। आज के हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बार बार आश्वासन दिया, हम अगर सत्ता में आते हैं तो वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे। ये आश्वासन दिया। इतना नहीं तो इनका जो एजेंडा है इलेक्शन का, वो एजेंडा में भी लिखा है कि हम सत्ता में आने के बाद वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे। एजेंडा में स्पष्ट लिखा है। मतलब ये आश्वासन दिया है जनता को। वो आश्वासन देने के बावजूद जब जनता आंदोलन कर रही है, तो फिर इन्होंने बार बार, जैसे 26 फरवरी को हमारे रक्षा मंत्री, तीनों विभाग के उप प्रमुख, तीनों विभाग के वरिष्ठ ऑफिसर्स, इनकी एक मीटिंग हुई दिल्ली में, और उस मीटिंग में ये तय हुआ कि वन रैंक वन पेंशन लागू करना जरूरी है। इतना नहीं तो हमारे रक्षा मंत्री है, उन्होंने ये बताया कि हम जल्दी से जल्दी 500 करोड़ रुपया अर्थ विभाग से मंजूर करेंगे, और कम पड़ गया तो हम और भी देंगे। ये सब डिसीजन हुआ है। दूसरा, कई लोग जब न्यायालय में गए थे, उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, तो उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि वन रैंक वन पेंशन 3 महीने के अंदर जल्दी से जल्दी लागू करो। अभी इसके अलावा आपको समय नहीं दिया जाएगा, ऐसा लिखा है। और फिर भी अभी तक वो नहीं कर रहे। तो क्यों नहीं कर रहे, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपको लगता है कि क्या ये सरकार आपकी सुनेगी? क्योंकि बड़े बड़े मुद्दों पर हमने देखा कि प्रधानमंत्री तो चुप्पी साध लेते हैं,
चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया का मुद्दा हो या फिर सुषमा स्वराज का मुद्दा हो, दूसरे तमाम मुद्दे हों, ऐसे मुद्दों पर वो चुप्पी साध लेते हैं। तो जब आपको लगता है कि आप इस मुद्दे को इस पुरजोर तरीके से उठाएंगे, उपोषण पर बैठेंगे, तो ऐसे में क्या आप उनको बोलने पर मजबूर कर पाएंगे? एक बात तो मानना पड़ेगा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर जिस टाइम पर प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, चुप्पी साधते हैं, वो भाषा जनता को समझती है। इससे क्या संदेश जाता है? प्रधानमंत्री की चुप्पी से आपके मुताबिक जनता को क्या संदेश जाता है? वो जनता जानती है कि ये क्यों चुप है? अभी मन की बात तो बार बार बोलते हैं, फिर इस विषय को क्यों नहीं बोलते? मन की बात करते हैं लेकिन काम की बात नहीं करते हैं। तो ये बात है उसमें। देखो, ये बात सिर्फ हमारा ये 1 रैंक 1 पेंशन का आश्वासन दिया और पालन नहीं किया, ये एक ही बात नहीं है। ऐसे कई बातें उन्होंने आश्वासन दिए थे ना, काला धन 100 दिन के अंदर लाएंगे। नहीं, वो तो उन्होंने कहा कि वो तो चुनावी जुमला था, चुनावी जुमला था कह रहे थे। क्यों ऐसे जनता को दिशा भूल करना है? चुनाव के लिए, वोटिंग के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं, क्या हमारी नैतिकता रहेगी उसमें? आपने ये बताया कि अगर 100 दिन के अंदर हम ये लाएंगे और हर एक के बैंक अकाउंट में, हर एक अकाउंट में 15 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे। अभी 15 लाख गए, 15,000 गए, 15 रुपया भी जमा। तो इससे जनता का विश्वास कम हो जाता है। जी, एक सवाल आपसे यह है कि आपके पिछले आंदोलनों के दौरान ये देखा गया कि जितने भी लोग आपके साथ में थे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, शाजिया इल्मी हों, किरण बेदी हों, कुमार विश्वास हों, ऐसे तमाम लोग जो है अब हम राजनीति में देख रहे हैं। मतलब आपके मंच का इस्तेमाल लाइमलाइट हासिल करने के लिए किया गया और इसके बाद लोग राजनीति में लॉन्च हो गए। अब तो ये कहा जाने लगा है कि राजनीति में शामिल होने के लिए अन्ना के आंदोलन से जुड़ना चाहिए, तब आप राजनीति में लॉन्च हो जाएंगे। ये कुर्सी में इतना आकर्षण है, तो ये लोग मेरे साथ थे सब। उस टाइम मुझे कह रहे थे कि हम राजनीति में नहीं जाएंगे, सब बोल रहे थे। तो मुझे विश्वास हो गया राजनीति में नहीं जाएंगे तो अच्छी बात है, संघर्ष के माध्यम से हम चलेंगे। लेकिन आगे आगे चलकर जैसे जैसे लोगों का रिस्पांस मिलते गया, देश की जनता खड़ी होते गई, तब इनको ऐसे लगा होगा कि अब ये मौका है, जनता जाग गई है, हम राजनीति में गए तो जनता हमारे पीछे खड़ी हो जाएगी, ऐसे उनको शायद लग गया होगा, इसलिए वो हमारी साथ छोड़ कर गए। तो मैं उनको बोला आपको जाना है तो जाओ, मेरा रास्ता संघर्ष का है। अभी ये गए राजनीति में, जाने के बाद आज उनकी हालत क्या है देख रहे हैं। बिल्कुल, जो अरविंद केजरीवाल जो सबसे बड़ा नाम था आपके साथ में जुड़ा हुआ, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके कामकाज को किस तरह से देखते हैं आप? अभी तो एक कंट्रोवर्सी में वो घिर गए हैं, उन्होंने वहां के पुलिस कर्मियों को ठुल्ला कह दिया है। ठुल्ला आमतौर पर अपमानजनक शब्द होता है पुलिस को रिफर करने के लिए। नहीं, वही है, अरविंद की इमेज संघर्ष के टाइम पर जो वो इमेज थी, वो आज वो इमेज आस्ते आस्ते कम हो रही है। हाँ, तो ये राजनीति से वो इमेज बढ़ेगी ऐसा कह नहीं सकते। आज तो ये सब जो देखते हैं अपना पक्ष, अपनी पार्टी, बस इसमें लगे हैं। अच्छा अन्ना, आपने 17 जुलाई को जो खत लिखा था प्रधानमंत्री को, क्या कोई इसका जवाब आया या उनकी तरफ से कुछ बातचीत के लिए ऑफर आया कि वो आपसे पहले बात करेंगे? और आप क्या अनशन के पहले बातचीत के लिए खुले हैं? मैंने आज तक प्रधानमंत्री जी से भूमि अधिग्रहण बिल और 1 रैंक पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन, इस पर पत्र लिखा, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री जी का कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ 2 लाइनें लिखी, आपका पत्र मिला, बस। उसके बाद चुप मिला, बस इतना ही। आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं। अच्छा अन्ना, आप 2 अक्टूबर से आंदोलन करेंगे तो आपकी पुरानी टीम के तो सारे सदस्य पॉलिटिशियन बन गए,
आपकी नई टीम कौन सी है? मैं तो कभी टीम बनाकर उनको लेटर लिखकर या उनको पत्रव्यवहार करके कभी भी कोशिश नहीं किया। सिर्फ मैं मीडिया को बताया था कि मैं 23, 24, 25 फरवरी को जंतर मंतर पर इस विषय को लेकर बैठने वाला है। तो आपने देखा, मैं किसी को पत्र नहीं, कुछ नहीं, हजारों लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। तो आज भी लोगों के दिल में वो भावना है कि अगर ये आंदोलन हो गया तो ये बाकी लोग चले गए, लेकिन नए लोग और भी बड़े संख्या में जो आगे आ रहे हैं। जो कार्यकर्ता बाउंस टाइम पर एफिडेविट करके देगा कि मैं अपने चारित्र को संभालूंगा, मेरे आचार विचार शुद्ध रखूंगा, मैं देश की सेवा करूंगा, समाज की सेवा करूंगा, ऐसे लोग जो आगे आएंगे उसी को हम अपना मेंबर बनाएंगे। क्या उसमें ये क्लॉज भी होगा कि मैं राजनीति में शामिल नहीं होऊंगा आगे जाके? हाँ, वो है ना, वो भी क्लॉज रहेगा वो भी रहेगा। कि अब जो आपके आंदोलन में शामिल होगा आपके साथ, वो आगे राजनीति में शामिल नहीं होगा, ऐसा वो बॉन्ड लिख कर देगा। बॉन्ड लिख कर देगा। अभी तक 3000 लोगों ने लिख कर दिया बॉन्ड पेपर पर। तो ये आशा की किरण है। धन्यवाद अन्ना जी, एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो ये थे अन्ना हजारे जो अपने आंदोलन के पहले हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन गजानन बालापुरकर के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, रालेगंज सिद्धि। तो 2 अक्टूबर से अन्ना का ये आंदोलन होने वाला है और खास बात यह है कि आंदोलन में आने वाले लोगों से अन्ना हजारे स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट लेंगे कि वो कभी राजनीति में नहीं जाएंगे। अब तक मिले धोखों के बाद अन्ना ने ये फैसला लिया।